नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा बायोकोरम कोरोना क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग साइंस में एक नए पोर्शन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है भौतिकी। फिजिक्स के बारे में आज से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे जो कि हमारे साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, आपको बता दूं कि जेल प्रेरी की डेट आ चुकी है, तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए कमर कस लें। और जेल प्रेरी के एग्जाम में सबसे ज्यादा फिजिक्स पूछी जाती है। बायोलॉजी और फिजिक्स वाले पोर्शन से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी का पोर्शन तो हमारा चल ही रहा है। आज से आप लोगों के लिए फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स बहुत ही मजेदार विषय है। इसके बारे में जो बेसिक्स है पहले उनको जाने। हम बेसिक से लेकर के बिल्कुल हायर तक लेकर के जाएंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने जेल प्रेरी के प्रश्न बना लिए तो कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आती हो वो उसके प्रश्न बना लेगा, क्योंकि सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तुलना की जाए तो जेल प्रेरी के अंदर सबसे हायर लेवल के साइंस के प्रश्न आते हैं। अगर हम केवल बेसिक्स की बात करें, जीएस के साथ साथ अगर बेसिक साइंस को पढ़ लें तो उससे हम लोग जेल प्रेरी के प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे। अगर जेल प्रेरी की साइंस पढ़ ली तो चाहे एसएससी हो, चाहे एसआई हो, चाहे पीएससी हो, या कुछ भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे का हो, कोई किसी की भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम हो, हमारे प्रश्न नहीं चूकेंगे। हम सभी प्रकार के प्रश्नों को बना पाएंगे। इसलिए आज से हम लोग भौतिकी स्टार्ट करेंगे कि भौतिकी क्या होती है। सारी चीजों को समझना है, किसी को रटना नहीं है, क्योंकि भौतिकी बिल्कुल भी रटने का विषय नहीं है। आपको पहले से बता दूं कि भौतिकी में हमें केवल और केवल फॉर्मूले याद करने होते हैं। अगर हमने फॉर्मूले को समझ लिया तो सारी चीजें आसान है। उसी फॉर्मूले से आपको परिभाषा निकालना बताएंगे, उसी फॉर्मूले से हम लोग उसकी एसआई मात्रक निकालेंगे, सीजीएस मात्रक निकालेंगे, उसका विमीय सूत्र निकालेंगे और उसी फॉर्मूले से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो बस हमें केवल इसके बेसिक्स पर ध्यान देना है। उस बेसिक की दम पर हम सभी प्रकार के प्रश्नों को बना लेंगे। बस आप लोग समझते चले, बिल्कुल सतर्क रहकर के पढ़ाई करना है। साथियों, भौतिकी फिजिक्स की बात करेंगे। ये जो फिजिक्स शब्द है ये कहां से आया है? सबसे पहली बात, फिजिक्स जो शब्द है ये हमारी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका नाम है फ्यूसिस। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से आया है और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? प्रकृति कहते हैं। क्लियर है? हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, ये किससे मिलकर बनी है? सजीव और निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? सजीव और निर्जीव वस्तुओं से मिलकर के बनी है। ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है क्या नहीं? तो भौतिकी क्या होती है मैं लिख देता हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। साथियों, उससे क्या बोलेंगे हम लोग? भौतिकी कहते हैं। क्लियर? तीसरी बात, क्योंकि फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर। यानी हमारी जो नेचर है वो नेचर मेनली बनी किससे है? सजीव और निर्जीव घटकों से। ठीक है? तो जो नेचर है और उसके अंदर जो प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उन्हीं का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अगर हम प्रकृति में केवल सजीवों का अध्ययन करें, अगर प्रकृति में हम केवल सजीवों का अध्ययन करें तो उसे हम लोग अलग से कहां रखते हैं? बायोलॉजी के अंदर रखते हैं। लेकिन यहां पर पूरी प्रकृति की बात कर रहे हैं जिसमें सजीव और निर्जीव सब कुछ आता है। प्रकृति और उससे संबंधित जो परिघटनाएं होती हैं उन सबको मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्लियर है साथियों? इतनी सी बात हम लोग याद रखेंगे। ठीक है क्या नहीं? यानी हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। यानी हमारी प्रकृति जिन मूलभूत नियमों पर, जिन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, इन्हीं के आधार पर हमारी प्रकृति चलती है।
हमारी नेचर के अंदर घटनाएं होती हैं, उन बेसिक्स मूलभूत बातों की बात करेंगे कि कौन कौन से नियम हैं जो कि हमारी प्रकृति को चलाने में सहायक है। बात से हमारी क्या नहीं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक चीज साथियों आपको और बताई मैंने कि हमारी जो प्रकृति है वो किससे बनी है? सजीव और निर्जीव वस्तुओं से मिलकर के बनी है। सजीव और निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बनी है। और प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब किसमें आती हैं? द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। किसमें आती हैं? द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। अगर कहीं द्रव्य है तो साथियों ध्यान रखना, इसका मतलब वहां पर क्या होगी? ऊर्जा भी होगी। द्रव्य है तो ऊर्जा होगी। अगर हमने ऊर्जा की बात की है, क्या किसी वस्तु के अंदर ऊर्जा है, इसका मतलब द्रव्य है। द्रव्य है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो द्रव्य है। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने इस बात को प्रूव करके बताया था कि द्रव्य है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो द्रव्य है। उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण भी दिया था, E=mc², और उसके द्वारा प्रूव करके बताया था कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर जितना भी द्रव्य होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होती है? ऊर्जा होती है। अगर ऊर्जा है तो द्रव्यमान है। हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात को एक समीकरण के द्वारा सिद्ध करके दिया था, E=mc², जिससे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण, मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन दी थी, समीकरण दिया था उन्होंने। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिकी क्या होती है? भौतिकी किससे कहते हैं? द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? हम लोग भौतिकी कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य ऊर्जा, जिसमें द्रव्य मतलब मैटर होता है, द्रव्य ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, द्रव्य ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं साथियों? हम लोग भौतिकी कहते हैं। अब दोनों चीजों को समझें, द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। हम लोग बात करेंगे द्रव्य की। द्रव्य को मैटर कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, फिजिक्स में किसी भी शब्द को आपको रटना नहीं है, हर शब्द को समझना है। हर शब्द का अपना मतलब है, बिना मतलब के उसमें जोड़ा ही नहीं जाता है। हमारा जो विज्ञान विषय होता है, विज्ञान पूरा कैसा होता है? प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित होता है। इसमें बिना प्रूव किए, बिना तथ्य के किसी भी बात को नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए किसी भी बात को रटना नहीं है, हर बात को समझना है। द्रव्य यानी मैटर किससे कहते हैं? द्रव्य का मतलब होता है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसके अंदर मास हो, जो स्थान को घेरता हो, जो स्थान को घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान को घेरता है, जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं। बात से हमारी साथियों। और दूसरी होती है अपनी ऊर्जा। दूसरा क्या होता है? अपना ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में बात करेंगे हम लोग, एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एनर्जी का मतलब होता है जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही वो स्थान को घेरती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है। ऊर्जा जो होती है ये संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर क्या होती है साथियों? विद्यमान होती है। ये हमको ना तो दिखाई देती है और ना ही किसी स्थान को घेरती है, लेकिन हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर कौन है? ऊर्जा है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी। इसमें ना द्रव्यमान होता है और ना ही स्थान को घेरती है, ना ही स्थान को घेरती है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में
विद्यमान रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और साथियों, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप के अंदर बदला जा सकता है। हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बस। बात में हमारी साथियों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो होती है वो कई रूपों में होती है। गतिज ऊर्जा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, जिससे हम लोग मिलाकर के कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में दोनों आ जाएंगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। किसी गतिमान वस्तु के कारण जो ऊर्जा है उसे कौन सी बोलेंगे, गति ऊर्जा। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसके अंदर जो ऊर्जा है उससे कौन सी बोलेंगे, स्थिति ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बात से हमारी है। इसके अलावा साथियों, हमारी विद्युत ऊर्जा हो सकती है, चुंबकीय ऊर्जा हो सकती है, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन हम ऊर्जा को ना ही तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो साथियों, भौतिकी क्या, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और इनकी अंतर्क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों, वैज्ञानिकों ने क्या बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया कि हम द्रव्य को, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैं लिख देता हूं, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार जो द्रव्य है, द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव्य को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्य में क्या कर सकते हैं साथियों, हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा समतुलता समीकरण। E इक्वल टू mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां पर E क्या होती है, ऊर्जा होती है, और m क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, और c क्या होता है, प्रकाश का वेग। सी किससे कहते हैं, प्रकाश के वेग को कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहा जाता है इसको। ये मास है, कोई द्रव्यमान है, और ये क्या हो गई, अपनी एनर्जी हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है। इस समीकरण को हम लोगों को याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। क्लियर है साथियों, ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग जो होता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू अलग से पूछी जाती है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब यहां से महत्वपूर्ण बात समझें कि आइंस्टीन ने किस बात को समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि अगर हम किसी m द्रव्यमान की वस्तु को प्रकाश के वेग के स्क्वायर से गतिमान करा दें तो वो जो द्रव्यमान है वो किसमें चेंज हो जाता है, ऊर्जा में चेंज हो जाता है। ऐसे मान के चलो साथियों, ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ये जो है मेरे हाथ में मार्कर है, ये एक m द्रव्यमान की वस्तु है। अगर मैं इस m द्रव्यमान की वस्तु को प्रकाश के वेग के स्क्वायर से, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वेग के स्क्वायर से अगर मैं इसको गतिमान करा दूं तो ये संपूर्ण द्रव्यमान किसमें बदल जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। इस द्रव्यमान के अंदर ऊर्जा है, इस द्रव्यमान के अंदर क्या होती है, ऊर्जा। जैसे ही मैं इसको गतिमान कराऊंगा, इसके अंदर जो ऊर्जा है, जो द्रव्यमान है वो किससे बदलना चालू हो जाएगा, ऊर्जा के अंदर क्या होता है, बदलना चालू हो जाता है। अगर ये स्थिर है तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा। अगर मैं इसको गतिमान करा दूंगा तो इसी पेन के अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गति ऊर्जा आ जाएगी। अगर किसी वस्तु को गतिमान करा दिया हमने, उसके अंदर ऊर्जा आ गई,
अगर उस ऊर्जा से गतिमान है, अगर कोई अवरोध आ जाता है, वहां पर टकराती है, तो वो अपनी ऊर्जा को सामने वाली वस्तु के अंदर स्थानांतरित कर देती है। इसे कहते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण। यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो उनमें ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। बात से हमारी साथियों, जब एक कोई वस्तु गतिमान है, जब वो किसी अवरोध से टकराएगी, रुकेगी, तो अपनी ऊर्जा को उस सामने वाली वस्तु के अंदर क्या करेगी? उसको ट्रांसफर कर देती है। क्लियर है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है, E=mc²। और यहीं से भौतिकी की नई परिभाषा निकल के आई थी कि द्रव्य ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भौतिकी कहा जाता है। साथियों, भौतिकी को हमने आसानी से समझने के लिए कुछ नियमों को बनाया है, कुछ मापन की पद्धतियां बनाई हैं, जिससे कि जो भौतिकी के नियम है उनको आसानी से समझा जा सके, भौतिकी के नियमों को आसानी से समझा जा सके। ठीक है क्या? तो हमारा जो पहला जो बेसिक टॉपिक इसमें आता है, वो टॉपिक आता है मापन का, मेजरमेंट का, कि भौतिक राशियों का किस तरीके से मापन किया जाए, राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, उनका मापन कैसे करेंगे, वो राशि कैसी है, वेक्टर क्वांटिटीज है कि स्केलर क्वांटिटीज है, मतलब सदिश राशि है कि अदिश राशि है, उसके लिए मात्रक कौन सा लेंगे, इन सारी चीजों को समझने के लिए, यानी भौतिकी को आसान बनाने के लिए हमारा जो सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक है वो होता है हमारा किसका? मापन का। मापन, मेजरमेंट, मापन जो है ये हमारा सबसे बेसिक टॉपिक है। इसको समझ करके हमारी जो फिजिक्स है वो आसान हो जाएगी। फिजिक्स के किसी भी लेक्चर को हमको मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें आगे का जो लेक्चर है वो पीछे के लेक्चर से क्या होता है? हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। अगर आज की बात आपको समझ में आएगी तो अगला लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। मापन में, इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करते हैं राशि की। राशि क्या होती है? राशि किससे कहते हैं, मतलब क्वांटिटी क्या होती है? राशि किससे कहते हैं हम लोग, क्वांटिटी किससे कहते हैं? क्लियर है साथियों? इसकी बात करेंगे। राशि, क्वांटिटी का मतलब होता है जिसे हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें। राशि का मतलब जिसे हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। ठीक है क्या नहीं? जिसे संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे राशि कहा जाता है। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें। ठीक है, जैसे जनसंख्या है, अपन जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या को अपन संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके अलावा आयु है, किसी वस्तु की संख्या है, ये सब कैसी होती है? इन्हीं सबको राशियां कहते हैं, यानी जिनको हम लोग व्यक्त कर सके। ठीक है, संख्या के रूप में व्यक्त कर सके। ये मेज है तो मेज की लंबाई कितनी है, रूम की लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है, बात से हमारी है। यानी जिन चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उनको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम लोग? राशि कहते हैं। ठीक है क्या नहीं? अब दूसरा इसी में पॉइंट आता है कि भौतिक राशियां, क्योंकि हम लोग तो फिजिक्स की बात करेंगे और फिजिक्स में कौन सी राशि आती हैं? भौतिक राशियां आती हैं। भौतिक राशियों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को राशियों के जिन पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें साथियों हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। और फिजिक्स के अंदर तो हमको भौतिक राशियों की बात करनी है, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, घड़ी के अंदर समय कितना हुआ है, बात से हमारी के नहीं, किसी मेज की लंबाई कितनी है,
पानी का टेम्परेचर कितना है, यानी ये सब क्या है, ये भौतिकी के नियमों को समझाने के लिए हम जिन राशियों का उपयोग करेंगे। पानी का तापमान कितना है ये आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, तो पानी के तापमान को जो बताएंगे वो कैसी राशि हो जाएगी, भौतिक राशि हो जाएगी। और हम अपनी भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर इन्हीं भौतिक राशियों की तो बात करेंगे। एक गाड़ी चल रही है तो गाड़ी का वेग कितना है, उसकी चाल कितनी है, उसने कितनी दूरी को तय किया, उसका त्वरण कितना है, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसने कितना कार्य कर लिया। एक मोटर 1 घंटे के अंदर 20 हॉर्स पावर की एक मोटर 1 घंटे के अंदर कितने पानी को पंप कर सकती है, उसकी क्षमता कितनी है। तो जितनी भी जो भौतिक राशियां हैं इनको भी तो व्यक्त करना पड़ता है, तो इनको व्यक्त करने के लिए जिन राशियों को सहायता लिया जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियां जो होती हैं साथियों, ये 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां मुख्यतः 2 प्रकार की हैं। एक होती है सदिश राशियां और दूसरी होती है अदिश राशियां। सदिश राशियां और अदिश राशियां कहते हैं। सदिश को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ये वेक्टर है और ये कौन है, ये स्केलर है। ये वेक्टर क्वांटिटीज है और ये स्केलर क्वांटिटीज है। पूरा नाम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये वेक्टर क्वांटिटीज है और ये कौन सी है, ये स्केलर क्वांटिटीज है। इनको बिल्कुल भी नहीं रटना है, केवल समझेंगे हम लोग। नाम क्या है, सदिश राशियां। ध्यान से समझें, सपूर्ण सहित दिशपूर्ण दिशा। ऐसी राशियां जो दिशा के सहित होती हैं, ऐसी राशियां जो दिशा के सहित होती हैं उन्हें हम लोग कौन सी कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। ये दिशा सहित होती हैं, दिशा सहित। क्लियर है। सदिश राशियां क्या होती हैं, मैं लिख देता हूं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा, ध्यान रखना है, परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होंगे। ये परिमाण है और दिशा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है। और अदिश क्या होती है, अ यानी नहीं, दिश यानी दिशा, यानी ऐसी राशियां जो दिशा रहित होती हैं। ये राशियां कैसी होती हैं, दिशा रहित होती हैं, दिशा रहित या दिशाहीन होती हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है क्या नहीं। केवल परिमाण है, दिशा की दिशा भी मतलब सदिश मतलब जिसमें परिमाण की भी आवश्यकता है और हमको साथ साथ में उस परिमाण को समझाने के लिए एक पर्टिकुलर दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। कौन सी कहते हैं, सदिश राशि। ठीक है क्या नहीं, बात समझ मारी के नहीं। जैसे अपन ने बात बोली बल की, मैंने बोला कि मैंने एक दरवाजे के ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाया। एक दरवाजे के ऊपर मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया। अब आप बताओ कि वो दरवाजा जो है वो खुलेगा कि बंद होगा, वो खिंचेगा कि उसके ऊपर धक्का लगेगा। बल कितना लगाया, 10 न्यूटन का। तो यहां पर आप लोगों का आंसर क्या होगा, अलग लगाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि दरवाजे को हम खींचेंगे पुल होगा, कुछ लोग बोलेंगे दरवाजे को धक्का मारेंगे। यानी हमारे पास परिमाण तो है 10 न्यूटन, हमारे पास परिमाण तो है कि हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन इस 10 न्यूटन के बल को समझाने के लिए हमें साथ साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि ये बल कैसा लगाया। ये खिंचाव वाला बल है, ठीक है क्या नहीं, या धक्के वाला बल है। इस बात को जब तक हम लोग नहीं बताएंगे, उसकी दिशा नहीं देंगे, तब तक इसको नहीं समझा पाएंगे।
बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है क्या नहीं? जैसे हम लोगों ने बोला एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पूर्व दिशा की ओर जा रही है, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जा रही है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसलिए 7 नंबर ने क्या दे दी? इसमें दिशा दे दी कि पूर्व दिशा की ओर जा रही है, यानी परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी देनी पड़ेगी। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। हम त्वरण की बात बोलें, हमको दिशा देनी ही पड़ेगी। अगर दिशा नहीं देंगे तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सदिश राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। 10 न्यूटन जो लिखा है ये परिमाण है। 10 तो कोई भी एक अंक है और साथ में क्या लगा है? n मतलब न्यूटन, और न्यूटन उसका क्या है? इस भौतिक राशि का जो आंकिक मान है उसका दिशा निर्देश है। क्या होता है उसका? दिशा निर्देश। किसी भी भौतिक राशि का जो दिशा निर्देश होता है उसी दिशा निर्देश को हम लोग उसका क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे किसी भी भौतिक राशि के दिशा निर्देशक को हम उसका क्या कहते हैं साथियों? मात्रक कहते हैं। जब तक हम मात्रक नहीं लगाएंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि वो भौतिक राशि कौन सी है। बिना मात्रक के हम भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है और उन्हीं दिशा निर्देश को हम लोग मात्रक कहा जाता है। जैसे मेरा नाम विवेक शर्मा है, भाई विवेक नाम तो कई लोगों का हो सकता है। एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट बैठे, हो सकता है कि 2 विवेक हो उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर विवेक शर्मा हो सकता है एक ही हो। कोई विवेक गौतम हो सकता है, बात समझ में आ रही है नहीं? कोई दूसरा भी हो सकता है। यानी लास्ट में हम जो लगाते हैं, जो सरनेम लगाते हैं, सेम इसी प्रकार से किसी भौतिक राशि को समझाने के लिए हम उसमें मात्रक का यूज करते हैं। उस मात्रक की सहायता से हम उस भौतिक राशि को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो भौतिक राशि कौन सी है। तो साथियों आपको इतनी बात समझ में आई कि सदिश राशियां क्या होती हैं? जिनमें परिमाण के साथ साथ हमको दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। उन्हें हम लोग कौन सी कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। और इनको रटना नहीं है, इन सदिश राशियों को हम लोग रट नहीं सकते हैं, हमको समझना है। कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इसमें गति के बारे में, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से समझते जाएंगे। बिल्कुल नहीं रटना है कि सदिश में कौन कौन आती है, अदिश में कौन कौन आती है। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि सदिश राशियां कौन सी हैं और अदिश राशियां कौन सी हैं। क्लियर? तीसरी बात, फिर भी मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि सदिश राशियों में कौन कौन सी आती हैं। जैसे सबसे पहले शुरुआत करें विस्थापन की। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसके अलावा हम बात करें वेग की बात करें, किसकी बात करें? वेग की बात करें। हम लोग बात करें त्वरण की, हम लोग बात करें बल की, किसकी बात करें? हम लोग बात करें संवेग की। बात से हमारे नहीं? विस्थापन की बात करें, वेग की बात करें, त्वरण की बात करें, संवेग की बात करें, और वेग में भी चाहे वो सरल रेखीय वेग हो चाहे कोणीय वेग हो, कोई सा भी वेग हो, वो किसमें आएगा? अपना सदिश राशि के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा? अपना सदिश राशि के अंतर्गत आता है। कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है। कोणीय विस्थापन में भी कौन सा हो सकता है? कोणीय विस्थापन भी हो सकता है। बल आघूर्ण भी हो सकता है, बल कोई सा भी हो, बल आघूर्ण भी हो सकता है। यानी हमको रटना नहीं, मैं आपको पहले बता दूं कि रटना नहीं है। कब तक रटेंगे हम लोग? कितने एग्जाम्पल से याद करेंगे? पागल हो जाएंगे एग्जाम्पल से याद करते करते। लेकिन अगर हम लोग समझ लेंगे तो कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए हम उस फॉर्मूले को देख करके उसको देख करके बता देंगे कि राशि सदिश होगी के अदिश। फॉर्मूले को देख करके पहचाना सीख लेंगे, नाम सुनते से बता देंगे कि राशि सदिश होगी के अदिश होगी। ठीक है? अदिश राशियां, इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्हें हम लोग कौन सी राशियां बोलेंगे? अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है क्या नहीं? जैसे आप दुकान पे गए, आपने उससे शक्कर मांगी कि भाई साहब मुझे 20 किलो शक्कर दे दो, तो आपको उसको समझाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके लिए बोलोगे भाई साहब 20 किलो शक्कर दे दो। अब ऐसा तो नहीं कि साथ में दिशा बताओगे कि 20 किलो शक्कर पूरब की ओर दे दो। यानी हमको केवल किसकी आवश्यकता है? केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है क्या नहीं? तो अदिश राशियां में कौन कौन आएगा? इसका एग्जाम्पल क्या है? हम एग्जाम्पल दे सकते हैं दूरी को। ठीक है क्या नहीं? हम बात कर सकते हैं चाल की, हम बात कर सकते हैं द्रव्यमान की, समय की, तापमान की,
रटना नहीं एग्जाम्पलों को। सबसे बढ़िया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल कार्य पूछा जाता है, ऊर्जा पूछी जाती है, शक्ति पूछी जाती है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति कौन से एग्जाम्पल में आते हैं? सदिश राशि हैं कि अदिश राशि हैं? कौन से में? अपने अदिश राशियों में। ठीक है क्या नहीं? बात समझ में आ रही है? कहीं कोई रटने का काम नहीं है इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके साथ एक एग्जाम्पल और पूछा जाता है, विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा सदिश है क्या अदिश है? विद्युत धारा कैसी है? अपनी एक अदिश राशि है। ठीक है क्या नहीं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर तीव्रता की बात करें, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, अगर तीव्रता की बात करेंगे तो किस में आ जाएगी? सदिश राशि में आ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सब किस में आएंगे? अपने सदिश राशि में आएंगे। इसलिए रटना नहीं है, क्योंकि कितने एग्जाम्पल याद करोगे, इसलिए सबको समझ के चलेंगे तो सारे एग्जाम्पल्स आसानी से याद हो जाएंगे। साथ ही इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। अब हम लोग बात करेंगे मापन के मात्रकों के बारे में, कि मात्रक क्या होती है। मात्रक के बारे में लिखेंगे। ठीक है क्या? मापन के मात्रक या इकाई, मापन की मात्रक या इकाई। मात्रक का मतलब अभी मैंने आपको बताया, किसी राशि के मापन के निर्देश मापन को क्या होता है? तो मैंने आपको किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? हम लोग मात्रक कहते हैं। यानी जो उस भौतिक राशि को निर्देशित करेगा कि एक भौतिक राशि कौन सी है। हमने लिखा 10 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या है? ये 10 जिस भौतिक राशि का अंकित मान है, उस भौतिक राशि को निर्देशित कर रहा है। उस भौतिक राशि को क्या करेगा? निर्देशित करेगा। तो इसी निर्देशक मापन को, इस निर्देश मानक को, ठीक है क्या नहीं, हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे मात्रक कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? मात्रक जो होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स कितने टाइप की हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं मूल मात्रक, जिन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक है। और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिन्हें बोला जाता है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है क्या नहीं? मूल मात्रक का मतलब होता है वे मात्रक जो कि स्वतंत्र होते हैं, वे मात्रक जो कि स्वतंत्र होते हैं। ठीक है क्या नहीं? जो कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, जो कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं मूल मात्रक। जिनके कोई हम व्युत्पन्न नहीं कर सकते, जो कि स्वतंत्र है, उन्हीं को क्या बोलेंगे? मूल मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो कि स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। वे मात्रक जो स्वतंत्र है, जिन्हें व्युत्पन्न नहीं किया सकता है, उन्हें कौन से कहते हैं? हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। और ध्यान रखना साथियों, एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। वो 7 कौन कौन से मूल मात्रक हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। और दूसरे होते हैं अपने व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट, वे मात्रक जो कि
दो या दो से अधिक मूल मात्रक की सहायता से, मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं। वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं या निर्मित होते हैं, या निर्मित होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। जैसे अपने बात बोली वेग की, तो वेग के अंदर क्या आता है? मीटर पर सेकंड। इससे एक मीटर भी आ गया और सेकंड भी आ गया, दो मूल मात्रक एक साथ मिल गए। इससे क्या बन गया? हमारा एक व्युत्पन्न मात्रक बन गया। ठीक है क्या नहीं? हमने बात की संवेग की, संवेग P इक्वल टू क्या होता है? mv, मतलब किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम, और वेग का क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। इसमें किलोग्राम भी है, मीटर भी है और सेकंड भी है, तीन मूल मात्रक एक साथ आ गए। और कौन सा मात्रक बन गया? एक व्युत्पन्न मात्रक बन गया, ड्राइव यूनिट बन गई। इसलिए व्युत्पन्न मात्रक को नहीं रटना है, बस इतना याद रखो कि वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं या निर्मित होते हैं, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बस आप लोग मूल मात्रक की संख्या याद रखो। मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7। किसके अनुसार? एसआई पद्धति के अनुसार, जो सबसे स्टैंडर्ड पद्धति है उसी के अनुसार इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसकी भी हम लोग बात करेंगे। ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप लोग साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। एक छोटी सी टेबल बना लेंगे, उस टेबल के द्वारा हम लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है साथियों कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं? मैं लिख देता हूं, टेबल बना लेते हैं। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। कौन सी यूनिट कहते हैं बेटा इनको? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है क्या? 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे भौतिक राशि, दूसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे उसका एसआई मात्रक या उसकी इकाई, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे उसका संकेत, उसका सिंबल लिखेंगे। पहले में फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। पहला अपन ने लिखा द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक क्या निकलेगा? किलोग्राम, किलोग्राम। संकेत क्या लिखेंगे? केजी, संकेत क्या लिखेंगे? केजी लिखेंगे। दूसरा हमने बोला समय, समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड, और इसका संकेत क्या लिखेंगे? सेकंड। एसईसी, बात समझ मारी क्या नहीं? या अकेला एस भी लिख सकते हैं, अकेला क्या लिख देंगे? एस। तीसरा है लंबाई, लंबाई के लिए क्या लिखेंगे? मीटर, और मीटर का सिंबल एम। इन सारी चीजों को ध्यान से देखते चलें। अगला है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या निकलेगा? एम्पियर, और एम्पियर के लिए क्या लिखेंगे? ए। अगला हम लोग लिखेंगे तापमान, क्या लिखेंगे? तापमान, और तापमान के लिए क्या लेते हैं हम लोग? केल्विन। के कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि तापमान को तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी लेते हैं, तो इसका जो एसआई मात्रक है, हम उस एसआई मात्रक को लिख रहे हैं। एसआई मात्रक कौन सा लेंगे हम लोग? केल्विन। एक भौतिक राशि के एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं, एक भौतिक राशि के एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो तापमान का हम लोग क्या लेंगे, केल्विन। केल्विन कौन सा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है के। इसका बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इससे हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को किसमें लेते हैं, मोल में, और मोल के लिए क्या लिखेंगे, MOL। इसके अलावा ज्योति तीव्रता, क्या कहते हैं इसे हम लोग, ज्योति तीव्रता कहते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और कैंडेला को क्या लिखते हैं हम लोग, CD। कैंडेला को क्या लिखेंगे, CD लिखते हैं। इतनी सी बात को हम लोग याद रखेंगे, कैंडेला, कैंडेला पढ़ते हैं, इसका संकेत क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। तो ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं। दुनिया के जितने भी मात्रक बनेंगे अब, वो सब इन्हीं मूल मात्रक की सहायता से मिलकर के ही बनेंगे। बात से हमारी किन साथियों, ये हमारे मूल मात्रक है। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, संपूरक मात्रक कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इसको हटा देंगे। इसके अलावा 2 संपूरक मात्रक हैं। यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो टेबल आपने देखी है, ये आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें से 100% प्रश्न पूछा जाता है। कई एग्जाम के अंदर प्रश्न आ चुका है। कल हम लोग इसी टॉपिक का एक टेस्ट पेपर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे कि अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, चाहे वो जेल प्रहरी हो, चाहे SSC हो, चाहे SI हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे PSC का हो, अभी तक इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब इसमें आगे देखेंगे संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक जो होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती हैं, ये 2 होते हैं। एक होता है समतल कोण, कौन सा होता है, समतल कोण होता है। दूसरा होता है घन कोण। एक समतल कोण और दूसरा कौन सा होता है, घन कोण, या ठोसीय कोण भी कहते हैं इसी को। कौन सा कहते हैं, ठोसीय कोण। समतल कोण का होता है रेडियन, रेडियन, इसका संकेत RD लिखते हैं, और इसका होता है स्टेरेडियन, STRD लिखते हैं, STRD लिखेंगे, स्टेरेडियन, या शॉर्ट में हम लोग इसको SR भी लिखते हैं। शॉर्ट में इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, SR भी लिखते हैं, और RD भी लिखते हैं, और इसको आपको कई जगह RAD, ऐसे रेडियन भी लिखा हुआ मिलेगा, RAD भी लिखा हुआ मिलेगा, रेडियन। और ये स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन ऐसा लिखते हैं। ये अपने कौन से हैं, संपूरक कोण है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग नोट कर लें इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि मापन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, मापन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। मापन की पद्धतियों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमारा ये बेसिक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। हेडिंग डालें साथियों आप लोग, मापन की पद्धतियां। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। ध्यान रखें, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, हमारे पास रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, जिससे जो भी चीज आपको पढ़ाई जाती है उससे हम लोग साथ ही साथ नोट डाउन करें। क्योंकि जो चीज हम लोग अपने हाथ से लिख करके याद करते हैं, उससे कभी भूलते नहीं है, इसलिए साथ ही साथ नोट डाउन करना है। बाकी सारी चीज किताब में तो छपी पड़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको नोट्स भी दे दूंगा मैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसी की नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अपने हाथ से नोट डाउन करें, क्योंकि जो चीज हम अपने हाथ से लिखते हैं वो चीज हमको अच्छे से याद हो जाती है, उससे कभी भूलते नहीं है। तो हमारा कौन सा टॉपिक, मापन की पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जो भौतिक राशियां होती हैं उनको मापन की आवश्यकता पड़ी। अब जैसे लंबाई है, तो लंबाई को तो हम लोग मीटर में भी लेते हैं, सेंटीमीटर में भी लेते हैं, किलोमीटर के अंदर भी लेते हैं। तो क्या हर समय एक जैसा मापन किया जाता है?
मापन जो होता है वो समय और स्थान के हिसाब से क्या होता है, बदल जाता है। अगर मान के चलो हमको कपड़ा लेना है तो हम किस में लेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में? कपड़े को किलोमीटर में मांगते हैं क्या? यानी जहां जैसी आवश्यकता होगी उसी हिसाब से हम मापन पद्धति का यूज करेंगे कि कहां पर छोटी पद्धति का यूज करना है, कहां पर बड़ी पद्धति का यूज करना है। समय, तो समय के लिए तो सेकंड भी होता है, मिली सेकंड भी होता है, माइक्रो सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है, घंटा भी होता है। तो कहां पर किस समय किस तरह की पद्धति का यूज करें, इसके लिए प्रॉब्लम्स आने लगी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, भौतिक राशियों को ठीक प्रकार से समझने के लिए, ठीक है क्या नहीं, मापन की कुछ पद्धतियां बना दी। जिसमें कौन कौन सी पद्धतियां आती हैं हमारी? एक आती है सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति आती है? सीजीएस पद्धति। दूसरी आती है हमारी एफपीएस पद्धति, इनको रटना नहीं है। एक और आती है हमारी एमकेएस पद्धति। इसके अलावा एक आती है हमारी एसआई पद्धति। ये मेन 4 पद्धतियां हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो सीजीएस पद्धति है इसी का एक नाम और है फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति। इसी को फ्रेंच पद्धति कहते हैं। इसी का एक नाम और है मैट्रिक पद्धति, फ्रेंच पद्धति, या इसी का दूसरा नाम कौन सा है? मैट्रिक या मीट्रिक भी पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन का अंतर है साथी, और कुछ नहीं है। मैट्रिक या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है क्या नहीं। यहां पर ध्यान से सुने, यहां पर सी किसके लिए? सेंटीमीटर के लिए। यानी लंबाई को किस में लेंगे हम? सेंटीमीटर में। लंबाई को किस में लेंगे? लंबाई सेंटीमीटर में जाएगी। और ये क्या है? ग्राम। ग्राम मतलब हम द्रव्यमान को लेंगे। द्रव्यमान को किस में लेंगे साथियों? द्रव्यमान को लेंगे ग्राम में। और एस का मतलब सेकेंड। समय को किस में लेंगे? समय को साथियों हम लोग लेंगे किस में? सेकेंड में। समय को सेकेंड में, द्रव्यमान को ग्राम में, और लंबाई को सेंटीमीटर के अंदर। सेंटीमीटर यानी सीजीएस पद्धति जो है एक छोटी पद्धति है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में लिया जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में लिया जाता है, और समय को सेकंड में लिया जाता है। इसको फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। दूसरी हमारी एफपीएस पद्धति, इससे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इस ब्रिटिश पद्धति के बारे में याद रखेंगे। यहां पर लंबाई को किस में लेंगे? फुट में। द्रव्यमान को पौंड में, और समय को किस में लेंगे? सेकंड में। फुट, पौंड और सेकंड, इनके फुल नेम भी पूछे जाते हैं कि एफपीएस का पूरा मतलब क्या होता है? फुट, पौंड और सेकंड होता है। सीजीएस का पूरा मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। यहां पर पूछेगा फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कैसे कहते हैं हम लोग? सीजीएस पद्धति को कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति कैसे कहा जाता है? एफपीएस पद्धति को कहा जाता है। उसके बाद अगली है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का मतलब है, एम का मतलब होता है मीटर। लंबाई को किस में लेंगे? मीटर में। के का मतलब किलोग्राम। क्या चीज? किलोग्राम। द्रव्यमान को किस में लेंगे? किलोग्राम में। और एस का मतलब समय। समय का मतलब सेकंड में लेंगे। ध्यान रखें साथियों, कोई सी भी पद्धति हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे एसआई हो, समय को हमेशा ही सेकंड में लिया जाएगा। सेकंड, सेकंड और सेकंड, हमेशा सेकंड में लेंगे। ये बड़ी पद्धति है। सीजीएस पद्धति छोटी है, आज भी प्रचलन में है, बहुत चलती है। सीजीएस पद्धति प्रचलन में है, काफी यूज होती है। लेकिन जो एफपीएस पद्धति है इसका प्रचलन कम हो गया है। ये इक्का दुक्का यूज की जाती है, कभी कभार यूज की जाती है। जैसे हम लोग प्लॉट्स लेते हैं तो प्लॉट की लंबाई को हम लोग किस में ले लेते हैं? फुट में लेते हैं। कोई बच्चा है, कोई बेबी है, तो उसका अभी उसका जन्म हुआ है, उसका वजन किस में लेंगे? हम लोग पौंड में भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कम चलती है। क्या द्रव्यमान के लिए आप सब्जी लेने जाते हैं, आपको पौंड में मिलती है? या कोई ज्वेलरी का सामान लेके जाओगे तो आपको पौंड में मिलेगा? नहीं, वो आपको किस में मिलेगा? ग्राम में मिलेगा।
बात समझ में आ रही है नहीं? ग्राम, अगर कोई बेसिक चीज है, शक्कर लेने जा रहे हो, आप दाल लेने के लिए जा रहे हो, चावल लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको कौन सी पद्धति मिलेगा? किलोग्राम में मिलेगा। ठीक है क्या नहीं? तो ज्यादातर सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, इन दोनों का उपयोग ज्यादा होता है। एफपीएस पद्धति प्रचलन में कम है। एमकेएस पद्धति के अंदर ही कुछ सुधार किए गए और सुधार करने के बाद एक नई पद्धति कौन सी आ गई? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो है यह एमकेएस पद्धति का परिवर्धित या सुधरा हुआ रूप है। एमकेएस पद्धति का ही कैसा है? सुधरा हुआ रूप है, उसी का परिवर्धित रूप है। जब इसके अंदर कुछ नियमों को बदल दिया गया तो कौन सी पद्धति बन गई? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो है ये कब आई थी? ये पूछा जाता है। एसआई पद्धति 1960 ईस्वी के अंदर आई थी, 1960 के अंतर्गत आई थी। और एसआई का मतलब क्या होता है? इसका पूरा नाम पूछा जाता है डी सिस्टेमी। इसका पूरा मतलब होता है डी सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनिट। डी सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है क्या नहीं? ये इसका पूरा मतलब है। और इसी एसआई पद्धति के अंदर, इसी एसआई पद्धति के अंतर्गत जो मूल मात्रक होते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। किसके द्वारा? किसके अंतर्गत? एसआई पद्धति के अंतर्गत। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो साथियों, आज के टॉपिक में हम लोगों ने किसकी बात की है? भौतिकी क्या होती है, भौतिकी की परिभाषाएं कैसे होती है, ये अपन ने सारी बातें देखी। मापन किससे कहते हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, ठीक है क्या नहीं? इसका बाद सदिश स्वादिश राशि क्या होती है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इसका मापन की पद्धतियां, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है क्या नहीं? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों? इसके अलावा हम आगे नया टॉपिक चालू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा गति। गति के बारे में चालू करेंगे। एक विमी गति क्या होती है, द्विविमी गति क्या होती है, त्रिविमी गति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। सारी चीजों को ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, समझना है। रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि भौतिकी बहुत ही मजेदार विषय है। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी कुछ प्रैक्टिस सेट की भी बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस लेकर के आएंगे कि अभी तक इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।